हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हरेंद्र कुमार आप सभी का इंजीनियर हरेंद्र क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्त मेरे पीछे देख रहे हैं, आज राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट से संबंधित आज महत्वपूर्ण तथ्य को जानेंगे। राष्ट्रपति से संबंधित है, आज महत्वपूर्ण तथ्य को जानेंगे कि सर राष्ट्रपति के निर्वाचन कैसे होता है, राष्ट्रपति के निर्वाचन किस अनुच्छेद में है, किस अनुच्छेद में भारत के एक राष्ट्रपति होंगे, राष्ट्रपति की शक्तियां किस में है कि कार्यकारी शक्तियां, राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति क्या है, ये सब एक एक अनुच्छेद हम लोग चर्चा करेंगे। इससे आए दिन पेपर में हमेशा पूछा करता है। तो बताइए, राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है बाबू? सबसे पहले तो यहाँ से देखो, राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होते हैं, प्रथम नागरिक होते हैं, भारत के प्रथम नागरिक होता है। ठीक, राष्ट्रपति कौन होता है बाबू? भारत का प्रथम नागरिक होता है। कोई दिक्कत? अच्छा, और क्या सर? तो राष्ट्रपति का उल्लेख यानी भारत का एक राष्ट्रपति होंगे किस अनुच्छेद में है बाबू? तो अनुच्छेद 52 में है कि भारत के एक राष्ट्रपति होंगे। देखिए, अनुच्छेद 52 में लिखा है, अनुच्छेद 52 के अनुसार भारत के एक राष्ट्रपति होंगे। कोई डाउट है? भारत के एक राष्ट्रपति होंगे, कोई दिक्कत? अब देखिए, मामला क्या है कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव रिलेटेड, कि भारत के राष्ट्रपति तो भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है बाबू? भारत के राष्ट्रपति होता है। भारत के राष्ट्रपति के योग्यताएं की बात करें, भारत के राष्ट्रपति के योग्यताएं, ठीक, कौन कौन है बाबू? तो इसका पहला क्या होना चाहिए कि सर्वप्रथम वह भारत का नागरिक हो, यानी जो भी व्यक्ति बनेंगे राष्ट्रपति तो सर्वप्रथम है कि वह भारत का नागरिक हो। दूसरा कौन सा बाबू? तो उम्र कितना होना चाहिए? उनका उम्र कम से कम कितना वर्ष? 35 वर्ष होना चाहिए। 35 वर्ष होना चाहिए। ठीक, और क्या सर? तो थर्ड है कि वे किसी सांसद सदस्य बनने के योग्य हो, यानी वह लोकसभा सदस्य बनने के योग्य हो। बात समझ में आ रहा है ना? वह लोकसभा सदस्य बनने के योग्य हो, यानी राष्ट्रपति की योग्यताएं यही है कि भारत का नागरिक हो, उनका कम से कम एज कितना होना चाहिए बाबू? 35 वर्ष। ठीक है, हाँ बोलिए। हाँ, और वह किसी लाभ के यानी निर्वाचन के समय बाबू, वह किसी लाभ के पद पर निर्वाचन के समय ठीक है, वह किसी लाभ के पद पर, ठीक है, लाभ के पद पर न हो। कहने का मतलब है कि भारत सरकार के कोई भी सेवारत में न हो, यानी भारत सरकार से और कोई पद पर नियुक्त न हो। ठीक है, यही मुख्य उनका योग्यता होता है। लिख लीजिए। राष्ट्रपति के बारे में अनुच्छेद 52 तक हुआ था ना बाबू? अनुच्छेद 53 पढ़ाना है ना? तो देखो, अनुच्छेद 53 में क्या है बाबू? अनुच्छेद 53 में है कि राष्ट्रपति के कार्यपालिका शक्ति, यानी कार्यपालिका शक्ति, यानी राष्ट्रपति के कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है बाबू? तो राष्ट्रपति में। कार्यपालिका शक्ति किसमें है? अनुच्छेद 53 में। कोई डाउट है? अब कार्यपालिका शक्ति कहने का मतलब बाबू कि जितना भी काम किया जाता है सबका एक्चुअली किसके द्वारा किया जाता है? देखिए, नाम मात्र का राष्ट्रपति होते हैं, लेकिन वास्तविक कार्यपालक कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। कोई दिक्कत है?
तो राष्ट्रपति, राष्ट्रपति नाम मात्रिका, नाम मात्रिका, मात्रिका कार्यपालक होते हैं, कार्यपालक होते हैं। ठीक है। वास्तविक कार्यपालक पूछता है कई बार, ध्यान से सुनना। तो वास्तविक कार्यपालक कौन होता है बाबू? तो प्रधानमंत्री। ठीक है। वास्तविक कार्यपालक, वास्तविक कार्यपालक अगर कह देगा ना, यह क्वेश्चन कई बार पूछा है, कार्यपालक प्रधानमंत्री होता है। कौन बाबू? प्रधानमंत्री होता है। कोई डाउट? यानी देखो, कोई भी बिल या कोई भी संशोधन या कोई भी चीज होगा ना, तो सब राष्ट्रपति के नाम से। समझ आ रहा है ना? या कोई भी मान लो देश से, एक देश से दूसरे देश में कोई भी समझौता हुआ, ज्ञापन हुआ, या कोई भी व्यापार संबंधी ऐसा कुछ हुआ, तो उस पर किसका साइन रहेगा बाबू? राष्ट्रपति का। यानी राष्ट्रपति के नाम से ही किया जाएगा, लेकिन वास्तविक कार्यपालक कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। बात समझ में आ गया? अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 54, ध्यान से सुनना। राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति का, राष्ट्रपति का निर्वाचन, ये बबुआ, राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन में? अनुच्छेद 54 में। यानी राष्ट्रपति के निर्वाचन अनुच्छेद 54 में है। अब राष्ट्रपति के निर्वाचन जो है, इसका रीति अगर पूछ देगा ना, तो अनुच्छेद 58 में। रीति पूछ देगा तो अनुच्छेद 58 में। कोई डाउट है कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? तो राष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणीय मत के आधार पर होता है। इसमें प्रथम द्वितीय चक्र की मतगणना करनी पड़ती है, तो उसका हम बताएंगे आपको। ठीक है। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन, कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होगा ना, वह गुप्त मतदान के आधार पर होगा। प्रत्यक्ष की अप्रत्यक्ष है? तो ध्यान से सुनना। राष्ट्रपति का चुनाव, आराम से समझना, राष्ट्रपति का निर्वाचन, निर्वाचन अप्रत्यक्ष होता है, अप्रत्यक्ष होता है। इसमें गुप्त मतदान होती है, गुप्त मतदान, मतदान होती है ना बाबू। राष्ट्रपति के चुनाव कैसा होता है? अप्रत्यक्ष। अब एक लड़का पूछा कि ये सर अप्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष क्या होता है? तो देख बाबू, ध्यान से सुनना। अगर जौना चुनाव में, जिस चुनाव में जनता भाग लेगी, जिस चुनाव में जनता भाग लेगी, वह क्या होगा? प्रत्यक्ष चुनाव। वह क्या होगा? प्रत्यक्ष चुनाव। और जिस चुनाव में जनता भाग नहीं लेंगी, अर्थात हम लोग भाग नहीं लेंगे, उस चुनाव को क्या कहेंगे बाबू? अप्रत्यक्ष चुनाव। समझ में आ रहा है ना? कि जिस चुनाव में जनता प्रत्यक्ष रूप से भाग लेती है, यानी जाकर तुम वोट मारोगी तो प्रत्याशी कैंडिडेट जीतेगा, तो उसको कहेंगे प्रत्यक्ष चुनाव। और जिसमें तुम भाग नहीं ली, उसको अप्रत्यक्ष चुनाव। ये सर, तो राष्ट्रपति के चुनाव फिर कैसे होता है? अप्रत्यक्ष में और तनी से डीप में जाइए, हल्का से खलका में जाइए, तो इसका मैटर समझना ध्यान से। अप्रत्यक्ष चुनाव में जनता द्वारा चुने गए प्रत्याशी के द्वारा चुना जाता है। अब ध्यान से सुनना। सांसद सदस्य या विधानसभा सदस्य को हम लोग जिताते हैं। सांसद के चुनाव में या विधानसभा के चुनाव में जनता प्रत्यक्ष रूप से भाग लेती है ना, कोई दिक्कत है? यानी उसमें लालू यादव के चुनाव हुई, ये थी विधानसभा वाला, तो उसमें आप जाकर वोट कीजिएगा, कोई दिक्कत? आरजेडी के। अच्छा, अगर केंद्र में चुनाव हो तो उसमें कांग्रेस बीजेपी जिसको आप देना हो, वहां पर आप जाकर दबाती हैं, तो सांसद के चुनाव हो गया। बात समझ में आ रहा है ना? तो ये बात हो गया कि दोनों में हम प्रत्यक्ष रूप से भाग ले रहे हैं, तो ये कौन सा चुनाव हो गया बाबू? प्रत्यक्ष चुनाव। अब जब हम जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि या प्रत्याशी के द्वारा चुना जाता है, तो उसे अप्रत्यक्ष चुनाव कहते हैं। सर, जैसे मान लो हम संसद सदस्य या विधानसभा सदस्य को जिता दिए कि आप लोग मेरे क्षेत्र से जाइए। अब वो जीत कर गए प्रत्याशी, जब मतदान करके अगला नेक्स्ट प्रत्याशी को चुनते हैं, तो उसी को अप्रत्यक्ष चुनाव कहते हैं। मामला समझ में आ गया ना? कोई डाउट? किसी को डाउट है कि उसमें हम भाग नहीं लेंगे? कौन भाग लेंगे?
जिसको हम जिता कर भेजे हैं वो मतदान करेंगे उसके लिए, तब क्या होगा, राष्ट्रपति बनेंगे या उसको अप्रत्यक्ष चुनाव कहेंगे। यह गुप्त मतदान होता है, ये नहीं कि हम दिखाकर वोट नहीं मारेंगे, यह गुप्त मतदान होता है। कोई डाउट है? तो यह रहा अनुच्छेद 54। अनुच्छेद 55 क्या है बाबू? अनुच्छेद 55, अगर अनुच्छेद 55 की बात करें हमारे सोना, तो इसमें क्या है? हाँ, यानी राष्ट्रपति का जो चुनाव होगा वह किस मत के आधार पर होगा बाबू? तो एकल संक्रमणीय मत के आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव होगा। यानी राष्ट्रपति के चुनाव की रीति, राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति ना बाबू। तो ध्यान से सुनना, इसमें क्या है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन, राष्ट्रपति के निर्वाचन के रीति, राष्ट्रपति निर्वाचन के रीति अर्थात सर कहने का मतलब जानते हैं, रीति रिवाज नहीं। आदमी कहता है कि रीति रिवाज के पालन करो, भोजपुरी में कहता है ना हो आदमी कि रीति रिवाज के पालन करो, यानी कैसे रीति रिवाज पूर्वज लेके आयल मानो वैसा ही चलो, घूंघटान के चलो, समझ में आ गया ना? जो भी है अपना ऐसे बोलते हैं ना। मामला क्या है गुरु कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, यानी राष्ट्रपति के निर्वाचन यानी जो चुनाव है उसका क्या प्रक्रिया है, उसके बारे में अनुच्छेद 55 में बताया गया है। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, क्या चीज? रीति की प्रक्रिया क्या है? तो इसका जो निर्वाचन होता है ना बाबू, इसका चुनाव या निर्वाचन लिख दो, बहुत बढ़िया होगा। निर्वाचन एकल संक्रमणीय मत, एकल संक्रमणीय मत के आधार पर होगा, मत के आधार पर होगा, ठीक ना? यानी इसका निर्वाचन कहने का मतलब है बाबू कि राष्ट्रपति का निर्वाचन एकल संक्रमणीय मत के आधार पर होगा। अब एकल संक्रमणीय मत के आधार कहने का मतलब जानते हो बाबू क्या होता है? जनरल तैयारी करने वाला लड़का रटा रहता है, उसको पूछ दीजिएगा ना खाली कि एकल संक्रमणीय मत के आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव होता है, तब दे बताएगा। लेकिन जब पूछ दीजिएगा कि एकल संक्रमणीय मत का मतलब क्या होता है, तो ईठा के गिर जाएगा लटपटा के वही जे। समझ में आ रहा है ना? वही जे गिर जाएगा, कहेगा कि ना हमारा बस के पापा ना हो, ठीक है, यानी मेरे बस के बात नहीं है सर। एकल संक्रमणीय मत क्या होता है बताइए, कोई डाउट? देखिए अनुच्छेद 56 में बात करें ना बबुआ, अनुच्छेद 56 में क्या है? तो राष्ट्रपति के पदावधि, राष्ट्रपति का पदावधि कहने का मतलब जानते हो बबुआ? पद जोड़ अवधि, पदावधि कहने का मतलब है कि कितना वर्ष उनका कार्यकाल, यानी राष्ट्रपति का कार्यकाल बबुआ कितना होता है? राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कितना? 5 वर्ष का होता है। कोई दिक्कत है? राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष तक? 5 वर्ष तक नहीं। अच्छा, पदावधि हो गया। अब अनुच्छेद बात करें 57, अनुच्छेद 57, तो क्या है अनुच्छेद 57 में? राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता नहीं, राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता किसमें है बाबू? तो अनुच्छेद 57 में। अब इसका कहने का मतलब जानते हो क्या? कि राष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति अनेकों बार राष्ट्रपति के पद पर अनेकों बार राष्ट्रपति बन सकते हैं, नहीं बन सकते हैं। यानी एक व्यक्ति जो है, यानी भारत के राष्ट्रपति अनेकों बार
भारत के राष्ट्रपति के रूप में, यानी जो है भारत के राष्ट्रपति अनेकों बार राष्ट्रपति बन सकते हैं। ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि या एक बार बनेंगे या दो बार, कई बार भी बन सकते हैं। ठीक है, यह आए दिन हमेशा पेपर में पूछा है कि भारत के राष्ट्रपति कितने बार बन सकते हैं राष्ट्रपति, तो कई बार। हमारे संविधान में कोई लिमिटेशन नहीं है कि आप एक बार, दो बार, तीन बार बन सकते हैं, कई बार भी एक व्यक्ति 10 बार भी बन सकता या उससे अधिक भी। समझ में आ रहा है ना। अनुच्छेद 58 की बात किया जाए, कौन अनुच्छेद 58 58 के लिए कहता है, अनुच्छेद 58 की बात किया जाए तो राष्ट्रपति निर्वाचन होने के लिए अर्हताएं, यानी राष्ट्रपति निर्वाचन होने के लिए अर्हताएं। अनुच्छेद 58 में कहा है कि राष्ट्रपति निर्वाचन के लिए योग्यताएं लिखो, योग्यताएं ना, अर्हताएं या योग्यताएं, बात एक ही है। हो गए। आओ अनुच्छेद 58 में बाबू राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए योग्यताएं, राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए योग्यताएं जानते हैं ना, वह भारत का नागरिक हो। सबसे पहले वह भारत का, उनका जो उम्र है वो कितना वर्ष, 35 वर्ष होना चाहिए। अच्छा, उम्र 35 वर्ष हो गया बबुआ, और वह किसी लाभ के पद पर नहीं हो, और वह किसी लोकसभा या राज्यसभा सांसद बनने के योग्य हो। कोई दिक्कत नहीं। आइए तो तनी, आइए देखिए अनुच्छेद 58 ना, अनुच्छेद 59, यानी राष्ट्रपति पद के लिए, राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें, राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें। कोई डाउट है? अब शर्तें सर, इसका कहने का मतलब बबुआ ध्यान से देखना, राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें कहने का मतलब है बाबू कि देखना, अनुच्छेद 59 में राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें, इसमें क्या है ना बाबू कि राष्ट्रपति का जो वेतन होगा ना, वेतन आयकर से मुक्त होगा, आयकर से मुक्त होगा, लिखा है। ठीक, राष्ट्रपति अपने वेतन एवं भत्ते के लिए हकदार है, जैसा उसे संसद निर्धारित करे। ये सब बाबू देखो राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें हैं। अच्छा, और क्या सर? तो राष्ट्रपति का वेतन संचित निधि से, कहां से बबुआ? राष्ट्रपति का वेतन संचित निधि से, वेतन संचित निधि से, इसको कहते हैं कंसोलिडेटेड फंड। क्या इंग्लिश में कहते हैं बाबू? कंसोलिडेटेड फंड। इसको आकस्मिक निधि को क्या कहते हैं? इमरजेंसी फंड। क्या कहते हैं? इमरजेंसी फंड। ठीक है, 266 अनुच्छेद 266 में संचित निधि का जिक्र है। अनुच्छेद 266 में बहुत बार पेपर में पूछा है, बहुत बार पेपर में, कि संचित निधि का जिक्र किसमें है बाबू? अनुच्छेद 266 यानी 266। ठीक, राष्ट्रपति का वेतन संचित निधि, नीति लिखा गया क्या? निधि से दिया जाता है। यानी राष्ट्रपति का वेतन किससे बाबू? संचित निधि से दिया जाता है। और क्या सर? अनुच्छेद, ये तो 59 हो गया। अनुच्छेद 60 में बात करें बाबू तो शपथ, अनुच्छेद 60 में क्या है? शपथ, यानी राष्ट्रपति का शपथ। क्या, कौन सा? राष्ट्रपति का शपथ। अर्थात सर, राष्ट्रपति को शपथ
राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है बाबू? राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के सर्वोच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश यानी बाबू सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ होते हैं ना, मेन चीफ यानी मुख्य जो चीफ होते हैं ना, मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, वही क्या करते हैं? चीफ, ठीक है, यानी राष्ट्रपति को शपथ सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। कोई डाउट है? नोट डाउन कीजिए। आइए बाबू, आगे कौन सा है बाबू? अनुच्छेद 61 ना, अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 में क्या है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग। अब बताओ बाबू कि राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसे लगेगा? देखो बाबू, ध्यान से समझो। राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग यानी राष्ट्रपति पर महाभियोग या तो लोकसभा या राज्यसभा, या तो लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन में उठ सकता है, यानी प्रक्रिया चालू हो सकता है। अब इस राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया के लिए आपको 1/4 यानी 1/4 इसका कहने का मतलब है बाबू, 1/4 के कहने का मतलब है कि कुल सदस्य का अगर लोकसभा में आवाज उठा कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जाए, तो उस प्रक्रिया को चलाने के लिए लोकसभा के कुल सदस्यों का 1/4 का साइन होना चाहिए, यानी उनका साइन होना चाहिए, उन पर एग्रीमेंट होना चाहिए, यानी कहने का मतलब है कि एक लेटर पर साइन होना चाहिए 1/4 सदस्य का, यानी 1/4 सदस्य का, ताकि उन पर महाभियोग की प्रक्रिया शुरू किया जाए। समझ में आ रहा है ना? अब जिस सदन से यह उठ रहा है, यानी जिस सदन से यह पारित होने जा रहा है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाए, उस सदन के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। कितना के? 2/3 बहुमत से पारित होगा तब यह अगला में जाएगा। यानी अगर निम्न सदन में पारित हुआ तो उच्च सदन में जाएगा। कब? जब निम्न सदन के कुल सदस्यों का 2/3 भाग उन पर साइन करके देंगे कि नहीं इन पर महाभियोग लगाया जाए, तब यह उच्च सदन में जाएगा। या उच्च सदन में अगर ये बात उठा, यानी राज्यसभा में अगर आवाज उठा कि नहीं इन पर महाभियोग लगाया जाए, तो कुल सदस्यों का 1/4 भाग क्या करना होगा? कुल सदस्यों का 1/4 का साइन कराना होगा, और उसके बाद में टोटल कैंडिडेट का 2/3 बहुमत से अगर पारित होगा कि नहीं उन पर महाभियोग लगाया जाए, तब जाकर उस सदन से, यानी उच्च सदन से निम्न सदन में आएगा। बात समझ में आ रहा है यहाँ तक ना? यानी कितना सदस्य? 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। अच्छा, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने से पहले, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने से पहले राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने से 14 दिन पहले, लगाने से कितना दिन? 14 दिन पहले उनको सूचित किया जाता है। किनको? उनको सूचित किया जाता है, यानी राष्ट्रपति को सूचित किया जाता है कि आप पर महाभियोग लग रहा है, किया जाता है। कोई डाउट है? यानी राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने से 14 दिन पहले राष्ट्रपति को यह सूचित किया जाता है कि आप पर महाभियोग की प्रक्रिया लगाई जा रही